तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एआईएमआईएम नेता फारूक अहमद अपने रिवॉल्वर से लोगों पर फायरिंग करने लगे। जानकारी के मुताबिक क्रिकेट खेलने से शुरू हुए विवाद में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। क्योंकि देखिए कैसे ताव में लाल एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फारूक अहमद अपनी लाइसेंसी बंदूक से भीड़ के बीच कुछ लोगों पर अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोली मारा है गोली मार दिए। महज एक बार नहीं बल्कि कई बार एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष ने गोलियां चलाईं, जिससे एक शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया क्योंकि गोली सीधे उसके पेट में जा लगी। गोली मारा है गोली मार दिए। इस दौरान कई लोगों ने नेता को समझाने की कोशिश की और गोली न चलाने को कहा, लेकिन एआईएमआईएम नेता पर मानो खून सवार था और वो लोगों को दूर करने के लिए लगातार गोलियां चलाता रहा। गोली मार रहा फारूक, गोली मार रहा फारूक, गोलियां मार रहा फारूक, गोलियां मार दिया। गोली लग गई। पुलिस को फोन लगाओ। हालांकि इसके बाद वहां खड़े कुछ लोगों ने एआईएमआईएम नेता को एक घर के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद गोली चलने का सिलसिला बंद हुआ। लेकिन इस फायरिंग में 3 लोग गोली लगने से जख्मी हो गए, उनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर गिरफ्तारी के बाद एआईएमआईएम नेता मोहम्मद फारूक अहमद ने दावा किया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए लोगों पर फायरिंग की थी। हालांकि इस वारदात के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक अहमद को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक रैली की और दावा किया कि बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के बाद वहां का चुनावी मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाल लिया और मिदनापुर में रैली कर अमित शाह ने मंच से जय श्री राम के नारे लगवाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। इससे पहले मिदनापुर के इस मंच पर अमित शाह के साथ टीएमसी के बागी नेता सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। शाह सुवेंदु एक दूसरे के गले भी मिले। सुवेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले ही टीएमसी और उसकी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। तभी से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें थी और हुआ भी ठीक वैसा ही, क्योंकि अमित शाह की इस रैली में सुवेंदु अधिकारी समेत सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 एमएलए ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। माता के जय श्री राम। इस बीच रैली के दौरान सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया है और आत्मसम्मान की वजह से उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शुभेंदु आत्मसम्मान बोध यदि तोर थाके তুই তৃণমূলে থাকবি না, তোর কিচ্ছু দরকার নেই, চলে আয়, আমরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। ভারত মাতা কি জয় হিন্দ। যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী जिंदाबाद। আমার বড় ভাই দাদা माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। वहीं अपने भाषण में अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर रखा और दावा किया कि जनता ममता बनर्जी सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंकेगी। 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना कर रहे हैं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे।
इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते आते दीदी अकेली रह जाएंगी क्योंकि वहां बंगाल अब बड़े बदलाव के लिए खड़ा है। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई, जब वो दल बदल नहीं था, आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ जुटा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए आवाज, बंगाल की जनता की आवाज है। कान खोलकर सुन लो। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इससे पहले बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने कोलकाता में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। दोपहर में उन्होंने मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा की। इसके बाद यही स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो दोपहर 1:25 पर महामाया मंदिर में पूजा करने पहुंचे। यहां से अमित शाह मिदनापुर के बेलूजुरी गांव गए, जहां पर एक किसान परिवार के घर उन्होंने खाना खाया। दिन भर की गतिविधियों की 5 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल दौरे के दूसरे दिन भी व्यस्त रहेंगे। रविवार को वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आपको बताते हैं कि 20 दिसंबर यानी कि कल उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे शांति निकेतन जाएंगे। यहां वो रविंद्र भवन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। इसके बाद वो विश्वविद्यालय के संगीत भवन जाएंगे। दोपहर 12 बजे यहां के बांग्लादेश भवन सभागार में उनका भाषण होगा। उसके बाद अमित शाह बीरभूम के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां वो बीरभूम के श्यामबत्ती पारुलदंगा में दोपहर 12:50 पर बाउल गायक परिवार के साथ भोजन करेंगे। दोपहर 2 बजे अमित शाह बोलपुर में स्टेडियम रोड के पास हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्कल तक एक रोड शो करने वाले हैं। इसके बाद गृहमंत्री शाम 4:45 पर मोहर कुटीर रिजॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। गीतकार जावेद अख्तर के केस में अभिनेत्री कंगना के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जुहू पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया है। कंगना के एक बयान के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से मानहानि मामले में माफी मांग ली है। पिछले साल विवेक डोभाल ने आपत्तिजनक लेख को लेकर जयराम रमेश और कारवां मैगजीन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। असम सरकार ने गुवाहाटी में सभी हुक्का बार बंद करने का नोटिस जारी किया है। गुवाहाटी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत हुक्का बार चलाने वाले सभी आउटलेट्स को राज्य सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। दिसंबर महीने में कोविड केस में रिकवरी रेट बढ़कर 95% पहुंच गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस वैक्सीन को लेगा तो वो मगरमच्छ बन जाएगा। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की संपत्ति में इस साल 731% का उछाल आया। इसके बाद वॉल स्ट्रीट के सबसे लोकप्रिय बेंचमार्क S&P 500 में टेस्ला शुरुआत करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पिंक बॉल से खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिन में अपने नाम कर लिया। 8 विकेट की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। भारत ने DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी हॉवित्जर ATA-GS का ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण किया। DRDO ने बताया कि ये दुनिया की सबसे अच्छी तोप है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने अपने गृह क्षेत्र एडपाडी से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज किया। सीएम ने एक बड़ी रैली निकाली जिसमें भारी भीड़ जुटी। पीएम मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया। रतन टाटा ने टाटा समूह की ओर से अवार्ड लिया। कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI की प्रभारी रुचि गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। रुचि ने पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल पर सांगठनिक फेरबदल में देरी का आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में साल 2008 में हुए ब्लास्ट के सभी आरोपियों को एक बार फिर से NIA की विशेष अदालत ने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को 4 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन दी है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान चीन के 2 हैकर्स ग्रुप गुआंगडोंग और हेनान ने लोगों को शिकार बनाया। इसकी जानकारी साइबर पीस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट से मिली है। अमेरिका ने चीन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों चीनी कंपनियों को व्यापार की काली सूची में डाल दिया है। इसमें चीन की टॉप चिप मेकर कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्प और चीनी ड्रोन निर्माता HZ DJI टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी शामिल हैं। कांग्रेस में उथल पुथल खत्म करने के लिए सोनिया गांधी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। 5 घंटे चली मीटिंग में पार्टी नेताओं की शिकायतें, आने वाले चुनाव की रणनीति और पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपत्ति किसी को नहीं है। बैठक में पार्टी के नेता चाहते थे कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने। हालांकि इस पर राहुल ने कहा कि यह काम संगठन पर छोड़ देना चाहिए। एक प्रक्रिया के तहत अगला अध्यक्ष चुना जाएगा। साथ ही इस मीटिंग में आम राय बनी कि जल्द ही एक चिंतन शिविर रखा जाएगा। इसमें पार्टी नेता आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने खुलकर अपनी राय रखी और नाराज नेताओं को मनाने की भी पूरी कोशिश की गई। साथ ही कहा कि यहां लड़ाई युवा बनाम बुजुर्ग की नहीं है। कोई खुद को उपेक्षित न समझे। पार्टी में पद नहीं, उसकी मजबूती महत्वपूर्ण है। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि पार्टी के 99.9% नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही फिर से अध्यक्ष पद संभालें। लिहाजा कांग्रेस के इस मंथन का लब्बोलुबाब यह है कि राहुल गांधी के एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि अगर फरवरी में, जो कि चुनाव के लिए बिल्कुल तय समय माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव उस समय होगा, उसकी प्रक्रिया भी कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी ने शुरू कर दी है, तो सबने एक स्वर में कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। अजय माकन और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह डिमांड उठाई कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, पार्टी को लीड करना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसमें सहमति जताई कि हाँ, आने वाले समय में राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए और पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ही सबसे बेहतर विकल्प है इस समय अध्यक्ष बनने के लिए। यानी एक बात बिल्कुल साफ थी कि जितने भी विरोधी आए थे इस मीटिंग में, उसमें एक चीज कॉमन थी कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी उम्मीद जताई है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे और उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो असंतुष्ट नेता थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनमें से कई लीडर्स इसमें थे। मेरे कुछ साथियों के लिए कहा जाना कि वो ग्रुप 23 या असंतुष्ट आदि
ये संज्ञा, ये संबोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है, और नंबर 1 और न पार्टी को स्वीकार्य है। और उन्होंने जो सवाल उठाया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उदारतापूर्वक उसका संज्ञान लिया और सारी प्रक्रियाएं, जिनमें विभिन्न विषयों पर कमेटियां फॉर्म करने से लेकर के पार्टी की चुनाव प्रक्रिया को गतिमान करना भी सम्मिलित है, वो सारी चीजें पहले ही की जा चुकी है। एक और इशू है सर, जैसे आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या वर्किंग कमेटी के सदस्यों के भी चुनाव को लेकर कोई बात उठी मीटिंग? जब चुनाव प्रक्रिया की बात आती है तो उसमें सब चीजें आती हैं। यानी वर्किंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव होगा? मैंने कहा, जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। आखिरी सवाल है सर, राहुल गांधी जी को लेकर बड़ी चर्चा थी कि क्या अध्यक्ष पद संभालेंगे, नहीं संभाले, आज भी मांग उठी मीटिंग में, जो पता चला, क्या उन्होंने स्वीकार किया? कांग्रेस जन राहुल गांधी जी को अपने अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, और हम लोगों ने पहले भी अपनी आकांक्षा उनके सामने रखी है। हमेशा बातें आई हैं, और जब सारे कांग्रेस जन चाहते हैं, जो लोग हम वहाँ बैठे थे, तो हम उन कांग्रेस जनों का हिस्सा हैं, और हमें एक भरोसा है इस बात का कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने देश और समाज के लिए चुनौतियों को ग्रहण किया है, और राहुल गांधी जी उस परंपरा के झंडाबरदार हैं। उन्होंने सर स्वीकार किया कि वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? उस परंपरा के झंडाबरदार हैं, और वो हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा झंडा ऊंचा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी के नाम पर अटकलें फिर से तेज हैं, तो इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, और इस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि 99.9% कांग्रेसी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के फिर से अध्यक्ष बने। कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, जिस बात पर बड़ा गौर किया गया कि 99.99% लोग चाहते हैं कांग्रेस के अंदर कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं 10 जनपद से, उसमें जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंच गए हैं मिलने के लिए। पार्टी यानी हाउस कांग्रेस का ऑर्डर में कैसे आएगा, कवायद कैसे चलेगी, और राहुल गांधी को क्या अध्यक्ष पार्टी बनाने के लिए तैयार? देखिए, कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है। क्या कभी आपने अमित शाह जी 2 बार अध्यक्ष बने वोट डलती देखी भाजपा में? जेपी नड्डा जी को कौन से इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट किया था? 2 लोग फैसला कर देते हैं, मोदी जी और अमित शाह बैठ के, और उनका अध्यक्ष बन जाता। हम ऐसी पार्टी नहीं, हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कांग्रेस पार्टी की इस समय नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रोसेस उसने चालू किया हुआ है। तो उसका जैसे ही मिस्त्री जी जो हमारे सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं तिथि निर्धारण कर देंगे चुनाव की, मैं आपको सूचित कर दूंगा उनसे पूछकर। शिमला और कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब उत्तर भारत में भी कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। बर्फीली हवाओं ने कोल्ड डे जैसे हालात पैदा कर दिए, क्योंकि कश्मीर में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। लिहाजा देखिए कैसे श्रीनगर की डल झील भी जमने लगी है। उधर कश्मीर के ज्यादातर जिलों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे लोगों को जम्मू से लेकर करगिल तक हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के रहने वाले बता रहे हैं कि डल झील के इस तरह जमने का नजारा सालों पहले देखा गया था। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा ठंडा लग रही है, और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर देखने का नज़ारा भी दूसरा कुछ अद्भुत है। सबको घूमने में भी सबको अच्छा लगेगा, और भी यहाँ आएंगे घूमने के लिए टूरिस्ट, वो लोग को भी अच्छा लगेंगे। पर अभी तो यहाँ का मौसम ही थोड़ा सा पूरा ठंडी है, तो ठंडी में थोड़ा सा लगता है कि जैसा मौसम होगा वैसा घूमने में मजा आएगा। उधर राजस्थान में शीतलहर के साथ सर्दी का सितम जारी है। 24 घंटे के दौरान ही ज्यादातर शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस और नीचे चला गया। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम था। राजस्थान का एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां रात का पारा 7 डिग्री से ज्यादा हो। वहीं माउंट आबू और जैसलमेर के बाद अब चूरू में पारा माइनस में चला गया है। बीती रात माउंट आबू में तापमान -2.5 और चूरू में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में इंसान से लेकर पशु पक्षी भी ठंड की कहर के आगे बेबस दिखे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगह तो तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम शिमला के बराबर 2.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का सामान्य तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है।
लिहाजा लोग जहां तहां आग तापकर ठंड से बचते हुए दिखाई दिए। शीतलहर से पंजाब में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अमृतसर में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ न्यूनतम पारा 0.4 डिग्री रहा, जो सूबे में सबसे कम है। जालंधर, कपूरथला में पारा 1.6 डिग्री रहा। शीतलहर के साथ कोहरा भी बढ़ेगा। उधर चंडीगढ़ में भी पारा लगातार गिर रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सीजन में सबसे कम है। अगले कुछ दिन तक पारा और गिरेगा और धुंध पड़ सकती है।